नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटा बहू विधवा बूढ़ी माँ को छोड़ आए वैष्णो देवी। फिर जो हुआ। अरे माँ, कितना समय लगाती हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस कुछ ही देर में गाड़ी आ रही होगी। और एक बार गाड़ी आ गई तो फिर जल्दी जल्दी में कोई सामान न छूट जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि जो ज़रूरत का सामान है वह जल्दी से रख लो। बेटा विराज अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला। उसकी माँ सुमन जी बोली, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने सारा सामान रख लिया है। 2 जोड़ी कपड़े ही तो रखने हैं, और मुझे भला क्या रखना है? बाकी तो सब सामान बहू ने रख लिया है ना, मुझे तो बस कपड़े ही रखने थे और कुछ नहीं लेकर जाना। क्या माँ, बस कपड़े? अरे मैंने आपसे कहा तो था कि कपड़ों के साथ साथ कुछ सामान खाने पीने का भी रख लेना। और हाँ, बस 2 जोड़ी कपड़े मत रखो, हो सकता है कि हम वहाँ ज़्यादा दिन रुकने का प्लान बन जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े रख लेना। मेरी मानो तो अपने सारे कपड़े रख लो, अगर एक्स्ट्रा भी रहेंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, वापस तो यहीं आना है ना। इतना कहकर बेटा बोला, माँ अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ कि तान्या भी तैयार हुई या नहीं। जाकर बहू को देख, कहीं गाड़ी आ गई तो उसका सामान न रह जाए। सारा सामान पैक करके दरवाजे पर निकाल कर रख लो कि कौन कौन से बैग लेकर जाने हैं। आज सुबह से ही सुमन जी के घर में इतना शोर शराबा मचा हुआ था, और वह भी इसलिए क्योंकि वह परिवार सहित घूमने के लिए वैष्णो माता के मंदिर जा रही थीं। और फिर वह खुद ही बहुत ज़्यादा उत्साहित थीं, क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए मन्नत मांगी थी। दरअसल उनका बेटा थोड़े सांवले रंग का था, तो जल्दी से उसके लिए रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, और कई बार बात आगे बढ़ी भी, लेकिन फिर किसी न किसी कारण से रिश्ता टूट जाता था। तब सुमन जी ने मन्नत मांगी थी कि अगर बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू और बेटे दोनों के साथ दर्शन करने के लिए लेकर आऊँगी। लेकिन सोचा हुआ कब सब कुछ कहाँ पूरा होता है। माता रानी ने उनकी विनती तो सुन ली और उनके बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन वह उसके तुरंत बाद माता के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई। और कारण यह था कि शादी के बाद उनके घर में बहुत सारे काम फैले हुए थे, जिनकी वजह से वह अपने बेटे बहू के साथ दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई थीं। और फिर उसके बाद तो बस दिन पर दिन बीतते चले गए, दिन महीने में बीते और महीने सालों में। अब तो उनके बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे, और उसका 5 साल का बेटा भी था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सुमन जी को अपनी मन्नत पूरी करने का मौका मिला, तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार थोड़ी ही देर में सब लोग तैयार हो गए और अपना सामान लेकर घर के बाहर रख दिया, और थोड़ी ही देर में वहाँ गाड़ी भी आ गई। और अब माता रानी का नाम लेकर सब लोग वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए अपने घर से रवाना हुए। पूरे रास्ते सुमन जी माता रानी के मन्नत के बारे में ही सोचती हुई जा रही थी, और पूरे रास्ते बस माता रानी का नाम जपती रहीं। आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वे लोग सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे, और वहाँ गंगा स्नान करके आगे की ओर बढ़े, और अगली सुबह तक वो लोग वैष्णो माता के द्वार पर पहुंच चुके थे। अब आगे की यात्रा उन्हें पैदल तय करनी थी, यानी कि अब उन्हें पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था। और आखिरकार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी, और अब बेटे और बहू अपनी माँ को पहले छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए ले जाने लगे। छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए सुमन जी ने कहा कि यह दर्शन हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले मैंने जो इतने दिनों पहले मन्नत मांगी थी उसकी पूरी होने की खुशी में अपनी माता रानी के दर्शन तो करा लो। इतना कहकर सुमन जी आगे आगे चलने लगीं, तो बहू और बेटे अपने 5 साल के बेटे के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। और आखिरकार पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर जाकर माता रानी के द्वार पर जाकर वे लोग रुके, और वहां पहुंचकर सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। और माता रानी के दर्शन करने के बाद
वे लोग कुछ देर वहीं पर ठहरे। सब लोगों ने वहाँ बहुत अच्छा समय बिताया, आपस में हंसी मजाक करते रहे और बस अपने बेटे बहू और पोते को इतना खुश देखकर बेचारी सुमन जी तो मन ही मन फूले नहीं समा रही थीं। अपने बच्चों की खुशी देखकर माँ बाप तो वैसे भी खुश हो जाते हैं, तो बस वही हाल सुमन जी का था। वह अपने बेटे बहू को खुश देखकर बहुत खुश थीं और माता रानी से प्रार्थना करने लगीं कि मेरा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी सही सलामत एक साथ रहे और कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। अब वहीं ऊपर पहाड़ की चोटी पर दर्शन करने के बाद वे लोग कुछ खा पी कर वहाँ से चल दिए। आखिरकार नीचे उतरने के बाद उन लोगों को और भी जगह दर्शन करने के लिए जाना था। अब जब भी लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतर आए तब सुमन जी बहुत थक चुकी थीं और वह अपने बच्चों से वहीं कुछ देर बैठने के लिए कहने लगीं। तो विराज बोला, माँ बस कुछ दूर और फिर हम लोग होटल पहुँच ही जाएंगे। वहाँ जाकर आप आराम कर लेना, फिर बाकी की जगह हम लोग घूमने के लिए शाम के समय चलेंगे। ठीक है जी। अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ चली गईं। वहाँ जाकर उनके बच्चों ने कुछ समय आराम किया और 3-4 बजे के आसपास वे लोग फिर से बाहर निकलकर घूमने के लिए चल दिए कि तभी बहू के पैर में हल्की सी मोच आ गई, इसलिए वे लोग घूमने जाते जाते ही रुक गए। सभी लोगों ने मिलकर यह निश्चित किया कि हम लोग कल सुबह घूमने के लिए निकलेंगे, तब तक सब लोग यहीं होटल में आराम करते हैं। सब लोगों ने रात में साथ बैठकर खाना खाया और खूब अच्छा एक दूसरे के साथ समय बिताया। अब वे लोग खुश थे। आराम करने के लिए जाने लगे तो उनका पोता जो कि 5 साल का था वह भी अपनी दादी के साथ सोने के लिए जिद करने लगा, लेकिन उनके बेटे विराज ने अपने बेटे को अपनी माँ के पास जाने से रोक लिया और बोला, बेटा दादी थकी हुई हैं, दादी को आराम करने दो। तुम उनके पास रहोगे तो उन्हें आराम नहीं करने दोगे, अपनी बातों में लगाए रखोगे। कि तभी उस बच्चे की दादी बोली, अरे विराज बेटा क्यों डांट रहा है बच्चे को? अगर मुन्ने का मन है और वह मेरे पास होना चाहता है तो उल्टा मेरा भी मन लगा रहेगा। इस पर उनका बेटा बोला, माँ सोने को तो कोई परेशानी नहीं है, यह आपके पास ही सो जाता, लेकिन वहाँ तानिया के पैर में चोट लगी है, वह वैसे भी शाम से रोए जा रही है। अगर यह उसके पास रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा, वरना और ज़्यादा परेशान होती रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुमन जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू। फिर अपने पोते से बोली, मुन्ना बेटा जा माँ के पास जाकर सो जा, मेरे पास तो तुम कल सो जाना, ठीक है। जब दादी ने कहा तो वह नन्हा बच्चा भी अपने पापा के साथ अपनी मम्मी के पास चला गया और इधर सुमन जी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। रात में सब लोग आराम से सोए और सुबह सुमन जी उठी और उठकर अपने बेटे और बहू के कमरे की ओर जाने लगीं। लेकिन जैसे ही वे अपने बच्चों के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं है। कमरे में बाहर से लॉक पड़ा था और फिर वह थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर सोचा कि शायद बहू को दवाई दिलाने के लिए गया होगा, बेटा थोड़ी देर में आ जाएगा। और यही सोचकर वह इंतज़ार करती रहीं। घंटा बीता, 2 घंटे बीते और ऐसे ही देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक बेटे बहू नहीं आए। सुमन जी परेशान होकर रिसेप्शन पर जाकर पूछने लगी, मैडम मेरा बेटा और बहू का कमरा बाहर से लॉक है, क्या वह कहीं गए हैं? तब रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने उनके बेटे का नाम पूछा और जब सुमन जी ने अपने बेटे का नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह लड़का तो आज सुबह ही यहाँ से चला गया है। यह सुनकर सुमन जी घबरा गईं और बोली, बेटा ज़रा अच्छे से चेक करके बताओ, क्या सच में मेरा बेटा गया है? और अगर गया है तो क्या उसकी पत्नी भी उसके साथ थी? तब उसने कहा, मैं जब सुबह यहाँ आ रही थी तब मैंने एक बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ को जाते हुए देखा था, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि वह आपके बेटे बहू हैं या कौन, वह तो मुझे नहीं पता,
लेकिन जिस नाम से आप बता रही हैं उस नाम से 2 रूम बुक किए गए थे। एक रूम आज सुबह ही खाली कर दिया गया है और एक रूम कल तक के लिए बुक है। अब वे बेचारी बहुत परेशान हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि बिना बताए बेटे बहू कहाँ चले गए और उन्हें अकेला छोड़ गए। पूरे दिन इस चिंता में अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहीं कि थोड़ी बहुत देर में बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन शाम तक उनके बच्चे वापस नहीं आए। जब शाम से रात हो गई और अब तक बच्चे नहीं आए तो उनके सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका नंबर था कि मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपनी बहू को भी फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। अब वह क्या करती? बेटा बहू के नंबर तो उन्होंने डायरी में लिख रखे थे, लेकिन और किसी का नंबर उनके पास नहीं था, क्योंकि उनका फ़ोन भी उनके बेटे के पास ही था। कल जब वह लोग घूम रहे थे, पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने अपना फ़ोन अपने बेटे को रखने के लिए दे दिया था और इसलिए अब उनके पास ना कोई फ़ोन था और ना ही अपने बच्चों का अता पता। कहाँ जाएं कहाँ नहीं समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से आज का तो पूरा दिन बीत चुका था और अगले दिन होटल वाले उनसे यह कमरा खाली करवा देंगे। उसके बाद वह कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो वह शांत मन से माता रानी का ध्यान करने लगीं। जाने कब उनकी आंख लग गई और पूरे दिन रोती रोती वह सो गईं। जब उठी तो अगले दिन का सूरज निकल चुका था और अब केवल आज वह इस होटल में रह सकती थीं। शाम तक होटल वाले उन्हें भी रूम खाली करने के लिए या फिर से और पैसे जमा करने के लिए कह देंगे, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई सुविधा। वह तो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थीं। उन्होंने जाकर उस लड़की से दोबारा बात की जो रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। उसे अपनी परेशानी बताई तो वह लड़की जाते हुए बोली, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, पर यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। कभी कोई अपने माँ बाप को लाकर मंदिर पर छोड़ जाता है, तो कभी कोई धोखे से भीड़ में भटक जाने का बहाना करके अपने माँ बाप का हाथ और साथ ही छोड़ जाते हैं। आपके बेटे ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा आपसे छुटकारा पाने के लिए। मुझे तो आजकल के बच्चों का समझ नहीं आता। जब उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे ना, तब पता चलेगा। जब रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की ने इतना कहा तो सुमन जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा बेटा बहू ऐसा नहीं कर सकते। वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह तो मुझे कभी कोई काम तक नहीं करने देते, पर अचानक से वह कहाँ चले गए। मुझे तो उनकी चिंता सता रही है, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। बस यह सब सोचकर दिल फटा जा रहा है। तब वह लड़की उनकी ओर देखती हुई बोली, हो सकता है आंटी जी, ईश्वर करे कि सब ठीक हो और आपका बेटा बहू आपको आज शाम तक यहाँ लेने के लिए वापस आ जाएं। वरना इतना बोलकर वह लड़की चुप हो गई। तो सुमन जी बोली, वरना क्या बेटा, मैं जानती हूँ कि मुझे इस होटल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे बेटे पर। मुझे शाम तक यहाँ लेने ज़रूर आएगा। अगर नहीं आता है तो भी मुझे उनके पास तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्या पता इस वक्त मेरा बेटे बहू को मेरी ज़रूरत हो, वह किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कहीं बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की सब सुनती रही और कुछ ना बोली। जब सुमन जी अपने कमरे में चली गईं, तब वह लड़की अपनी सहेली से बोली, देखा, यह होता है एक माँ का दिल। बेटा बहू यहाँ छोड़ कर चले गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, बल्कि अपनी माँ को यहाँ छोड़कर ऐश कर रहे होंगे। लेकिन देखो, यह बेचारी यहाँ पर अपने बच्चों की चिंता में घटी जा रही हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। सचमुच माँ का दिल ऐसा ही होता है, अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। हे भगवान, शाम तक कोई ना कोई रास्ता निकाल दो, वरना मेरे सामने ही अगर इन आंटी जी को धक्के देकर निकाला जाएगा तो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगेगा।
पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं तो खुद ही अपने मामा मामी पर निर्भर हूँ। अगर उनसे मैं इन आंटी की मदद करने के लिए कहूँ भी ना तो वह उल्टा मुझे ही घर से बाहर कर देंगे। ऐसे में भला मैं इनकी क्या ही मदद कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड ने कहा, यह भी सही कह रही है, चल कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा। और फिर जब हम इन आंटी जी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके बच्चे भी इनके बारे में सोच रहे होंगे, और अगर वे नहीं सोच रहे हैं तब भी हर लाचार और बेबस के बारे में सोचने के लिए भगवान है। तो चिंता न कर, इस समस्या का कोई तो सल्यूशन निकल ही आएगा और फिर हो सकता है कि आंटी जी की मन की मुराद पूरी हो जाए और उनके बेटा बहू ही उन्हें लेने चले आएं। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की साक्षी बोली, काश ऐसा ही हो। अब ऐसा ही पूरा अगला दिन निकल गया और सुमन जी ने कल से अब तक कुछ न खाया और इसी कारण वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थीं। उन्होंने दोबारा से रिसेप्शन पर आकर साक्षी से बात की। उन्होंने साक्षी को एक कार्ड दिया जो शायद उनके कपड़े वाले बैग में गलती से आ गया था। उस कार्ड में सुमन जी के पड़ोसी के घर का एड्रेस लिखा हुआ था और इस पड़ोसी के घर से अपने घर तक वह आसानी से जा सकती थीं। उन्होंने आकर साक्षी से कहा कि बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। मरते दम तक तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी बेटा। मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ तो अपने बेटे बहू का भी पता लगा लूँगी कि वह कहाँ हैं, किसी मुसीबत में तो नहीं है। इस पर साक्षी उनसे बोली, आंटी जी आप प्लीज़ यहाँ से मत बात करिए, यहाँ बहुत सारे क्लाइंट आए हुए हैं। आप प्लीज़ अपने कमरे में चलिए, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह बात नहीं कर सकती, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तब साक्षी ने सुमन जी को समझाकर उनके कमरे में भेज दिया, लेकिन सुमन जी अपने कमरे की ओर जाने लगीं। वहीं रास्ते में अचानक उन्हें चक्कर आए और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। यह देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। साक्षी ने उन्हें पानी की छींटें मारी और अपने ही होटल में काम करने वाले लड़कों की मदद से उन्हें लेकर उनके कमरे में छोड़ आई और उनके साथ अपनी सहेली को भी छोड़ा ताकि वह उनका ध्यान रख सके, क्योंकि वैसे भी शाम के समय तक ही वह इस होटल में थीं और उसके बाद मालिक की तरफ से उनके यहाँ रहना अलाउड नहीं होगा। अपनी दोस्त को वहाँ छोड़कर उस वक्त वह अपना काम करने के लिए चली गई और थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होकर उनके कमरे में पहुंची। उसे देखते ही सुमन जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और उसके पैरों में गिरते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। तब साक्षी ने उन्हें उठाया और बोली, आंटी जी आप यह क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज़ मेरे पैर मत छूइए, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, उठिए, आप प्लीज़ उठिए। देखिए आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, पर मैं अभी थोड़ी सी मजबूर हूँ। आप सब्र कीजिए, हो सकता है कि भगवान आपकी विनती सुन ले, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं बॉस से बात करके देखूँगी कि वह कुछ दिन आपको यहीं रहने दें। आप परेशान मत होइए, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगी, ठीक है? आप आराम कीजिए और खाना खा लीजिए। उन्हें खाना देकर साक्षी वहाँ से चली गई। सुमन जी का मन तो वैसे ही नहीं लग रहा था और फिर बेटी बहू की फिक्र उन्हें सताए जा रही थी कि जाने कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। और इधर बेटे और बहू अपनी माँ को छोड़कर आए तब से बहुत खुश थे। घर पर तो जैसे जश्न मनाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से छुटकारा पा लिया था। इधर अगले शाम तक उनका बेटा जब नहीं लेने आया तो होटल के मैनेजर ने सुमन जी को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा। वह उनसे मन्नतें करने लगी। साक्षी ने भी अपने मैनेजर से बात की, लेकिन वह नहीं माना। मैनेजर साक्षी से बोला, तुम इतना इंटरफेयर कर रही हो, लेकिन मुझे यह बताओ, क्या उनके रूम की पेमेंट तुम करोगी? इस पर साक्षी चुप हो गई। तो वह बोला कि साक्षी, अपने काम से काम रखो, ऐसे जाने कितने लोग होते हैं, अगर मैं सबकी मदद करता फिरूंगा
तो बस मैं अपना काम चला लिया। मैंने यहाँ खैराती होटल नहीं खोल रखा है, तो इसलिए चुपचाप अपना काम करो और इस मामले में पढ़ने की कोशिश मत करो। फिर बोला, साक्षी ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, इसलिए हम आज रात और आपके यहाँ को रख सकते हैं, लेकिन सुबह तक अपने रहने का इंतज़ाम देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समय यहाँ रहने नहीं दे सकता, वरना मेरी नौकरी पर भी बात बन जाएगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैनेजर इतना कहकर वहाँ से चला गया। अब तो बेचारी सुमन की प्रार्थना करती रही, कैसे भी करके उनका बेटा वहीं लेने के लिए आ जाए, लेकिन सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। पूरी रात बीत गई और अब तक उनका बेटा नहीं आया। अगली सुबह साक्षी जब अपने काम पर आ रही थी तो उसने देखा कि मैनेजर सुमन जी को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वह होटल से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, पर वह बार बार प्रार्थना कर रही थी कि बेटा मुझे कुछ दिन और होटल में रहने दो, मैं बाहर सड़क पर कहाँ रहूँगी। लेकिन मैनेजर ने उनकी एक न सुनी और आखिरकार उसने उन्हें घसीटते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। जब साक्षी ने यह देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर वह अपने बॉस पर ही चिल्ला बैठी और बोली, यह क्या बदतमीजी है सर। माना कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किस तरह बिहेव करना चाहिए। यह इतनी बुजुर्ग हैं, आपकी माँ की उम्र की हैं, और आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इस पर मैनेजर बोला, तुम होश में तो हो ना, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो। 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से बाहर कर सकता हूँ, फिर इन माताजी को लेकर सड़कों पर भटकती रहना, समझी तुम। यह सब सुनकर साक्षी बोली, अगर मुझे भटकना होगा तो वैसे भटक लूँगी, लेकिन आपसे तो फिर भी बेहतर होना सर। कम से कम मेरे पास पैसे ना हों पर तमीज़ ज़रूर है कि छोटे बड़ों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप तो पैसे के घमंड में आकर सारी तमीज़ भूल चुके हैं। होटल के इतने सारे कमरे वैसे भी खाली पड़े हैं, अगर आप कुछ दिन के लिए इन्हें कमरे में रहने देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके होटल का एक भी कमरा खाली नहीं है और स्पेशल आप उनके लिए एक कमरा खाली करवा रहे हैं। तब मैनेजर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, साक्षी तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बक रही हो और किससे बात कर रही हो। ज़्यादा तरफदारी कर रही हो उस बुढ़िया की, तो अपने घर ही क्यों नहीं ले जाती। तब साक्षी बोली, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने साथ ले ही जाती, और जहाँ तक बात रही नौकरी से निकालने की, तो आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे नौकरी पर रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं या मुझे सैलरी देकर कोई एहसान कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई फ्री में काम नहीं करती और ना ही फ्री के पैसे लेती हूँ। काम करती हूँ तो आप सैलरी देते हैं, और अगर आपके लिए वर्कर्स की कमी नहीं है तो मेरे लिए नौकरी की भी कोई कमी नहीं है। रखो आप अपनी नौकरी को। ऐसे इंसान के यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी करूँ, जहाँ कम से कम मालिक की सोच इतनी घटिया ना हो। इतना कहकर साक्षी सुमन जी को अपने साथ लेकर चली गई, और इधर ना ही साक्षी को पता था कि अब उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वह तो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके माता पिता तो थे ही नहीं, और उसके मामा तो फिर भी ठीक थे, उसकी मामी तो उसे ही परेशान किया करती थी। अब साक्षी करे तो क्या करे, क्योंकि सुमन जी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी और उन्हें ऐसे ही सड़क पर भटकने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। अब साक्षी ने सोचा कि वह एक दिन के लिए सुमन जी को अपने घर रख लेगी और उसके बाद किसी भी तरीके से उन्हें उनके घर पर छोड़ने चली जाएगी। साक्षी ने अपने मामा को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी, बिना यह जाने कि उसके मामा ने फ़ोन स्पीकर पर रख रखा था और उसकी मामी ने सारी बातें सुन ली थी। जैसे ही साक्षी की मामी ने यह सब बातें सुनी, वह गुस्से में बौखला गई और साक्षी से बोली,
कि तू भी उस बुढ़िया के साथ ही मर, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तुझे मुफ्त को बिठाकर खिला रहे हैं, ऊपर से एक और बोझ उठा ले। हमारे पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि बस तुम जैसी भिखारी को पालते रहें। इतना कहकर साक्षी की मामी ने फ़ोन रख दिया। साक्षी गुस्से के साथ साथ बहुत दुख में भी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमन जी ने उसे इतना दुखी देख पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। साक्षी ने अपनी मामी की सच्चाई उन्हें बता दी कि उनकी मामी उसे कितना परेशान करती हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तब से उसका कोई और है भी नहीं, तो मजबूरी में मामा मामी के पास रहती है। साक्षी ने अपनी दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और सुमन जी को उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ी। जब उन्हें लेकर उनके घर पहुंची तो देखा कि वहां उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया था और अब तक सब लोग वहां से जा चुके थे। घर पर केवल बेटा, बहू और परिवार के अन्य लोग थे। साथ ही घर के काम करने वाला एक नौकर था। कुल मिलाकर घर पर 3 जन थे। इसलिए बेटा बहुत निश्चित होकर आपस में बातें कर रहे थे। वह दोनों आपस में बातें करते करते कहने लगे कि आखिरकार हमारी मुसीबत टली और अब तो इतनी दूरी से माँ चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगी। तब उसकी पत्नी बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, खामखा बुढ़िया कितने समय से हमारी छाती पर दाल दल रही थी, अब मर गई तो सुकून मिला। यह कहकर वह हंसने लगी। तब उसका पति बोला, मर गई है या दुनिया की नज़रों में मार दी गई है। उसके इतना कहने पर दोनों पति पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, खैर जो भी हुआ तो हमारा ही फ़ायदा ना। अब किसी को क्या पता कि हमारी माँ वह गंगा जी में बहकर मर गई है या फिर हमने वहाँ यूं ही छोड़ आए हैं। यहाँ तो हम जिसे जो बता देंगे वही सच मान जाएगा ना। और फिर एक बार माँ की डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो सारी मुसीबत टल जाए। डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद यह सारी ज़मीन जायदाद हमारे नाम हो जाएगी और फिर मज़े से हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हर बात पर रोक टोक करती रहती थी। अब निश्चित होकर जैसा जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। ये सारी बातें साक्षी और सुमन जी ने सुन ली थीं। यह सब सुनकर सुमन पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिर कैसे उनका अपना बेटा माँ के बारे में ऐसा सोच सकता है। अब बेचारी बहुत परेशान थीं और बस रोए जा रही थीं। इधर साक्षी जो उनकी मदद करना चाहती थी और इसलिए उन्हें यहाँ लेकर आई थी कि शायद वह सच में अपने बेटे बहू से अलग हो गई हैं और भी उन्हें अपने बेटे बहू से तो मिला ही सकती ही। लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा साक्षी ने सोच रखा था। दोनों बेटे बहू ने जानबूझकर अपनी माँ को मरने के लिए वहाँ छोड़ा था। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो साक्षी ने उन्हें समझाया और बोली, परेशान मत होइए आंटी जी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ छोड़ूं। इधर मुझे ही रहने का ठिकाना नहीं, पता नहीं फिर मैं आपको क्या बताऊं। तब जब सुमन जी बैठी बैठी रोती रहीं तो साक्षी ने उन्हें समझाया और बोली, मुझे माफ़ कीजिए आंटी जी, एक तो आप पहले से ही इतनी परेशान हैं, ऊपर से मैंने आपको और परेशान कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा देखा जाएगा। ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी अगर ना भी दे सकूं तो आपको 2 वक्त का खाना तो मैं दे ही सकती हूँ। आप परेशान मत होइए, जैसे भी हो हम अपना गुजारा कर लेंगे। मेरी माँ ना सही पर आप मेरी माँ के समान ही हैं। आप चलिए, मैं अपने मामा मामी से किसी भी तरह बात करूँगी और आप मेरे साथ ही रहना। जब साक्षी ने अपने मामा को फ़ोन पर दोबारा बात की तो उसके मामा ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि साक्षी, तुम्हारी मामी ने तुम्हें घर में आने को भी मना किया है। अगर तुम्हें इतनी ही भलाई करनी है तो खुद करो, घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब साक्षी क्या करती, लेकिन फिर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा और बोली, आंटी जी आप चलिए, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ दिन जैसे भी होता है एडजस्ट करते हैं और फिर मैं कहीं ना कहीं नौकरी ही ढूंढ लूँगी। इतना कहकर
वह सुमन जी को लेकर शहर के ही एक रास्ते से लॉज में रुक गई। पूरे दिन सुमन जी अपने बेटे के बारे में सोचकर रोती रहीं, लेकिन रात होते होते उनके दिमाग में आया कि जब उनके बेटे बहू इतने नीचे गिर सकते हैं तो क्यों ना उन्हें सबक सिखाया जाए। अपने बेटे बहू को सबक सिखाना ही होगा, वरना तो आने वाले समय में हर बेटा बहू अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करेंगे। सुमन जी ने सोच लिया कि इससे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाए, वह अपनी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी का कुछ तो करेंगी। बस अगले ही दिन सुमन जी साक्षी को लेकर वकील साहब के यहाँ पहुँची। वकील साहब से बात की और पुलिस को लेकर अपने घर जा पहुँची। अपनी माँ को पुलिस के साथ सामने खड़ा देख बेटे बहू दोनों की सांसें रुक सी गईं, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, जैसे दोनों का हलक सूख गया और उनके मुंह से कोई आवाज़ ही न निकली। पुलिस को सारी वारदात सुमन जी पहले ही बता चुकी थीं, इसलिए पुलिस वाले बेटे बहू को गिरफ्तार करके ले गए। बेटे और बहू दोनों क्या करते? पुलिस उन्हें ज़्यादा दिनों तक अंदर तो नहीं रख सकती थी, लेकिन सुमन जी ने पुलिस से जो शिकायत की थी उसके आधार पर उन्होंने उनके बेटे बहू को घर से निकाल फेंका और दोबारा कभी भी सुमन जी के आसपास भी न फटकने का सुझाव दिया। अब सुमन जी साक्षी को अपने साथ लेकर रहने लगीं। साक्षी ने भी वही छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और इधर सुमन जी जिनका अपना घर था वह साक्षी के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार मिल गया और एक माँ को उसका ख्याल रखने वाली औलाद। जो काम उसके सगे बेटे बहू ना कर सके वह काम किया है, उनका ख्याल रखा और मुसीबत की घड़ी में उनके साथ दिया। ऐसे में वह उस लड़की का साथ भला कैसे छोड़ सकती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे अपना लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगीं। थोड़े समय बाद एक अनाथ लड़का देखकर, जो कि व्यवहार से बहुत अच्छा भी था, उन्होंने साक्षी की शादी कर दी और अब सब लोग साथ परिवार की तरह रहने लगे। जो प्यार बेटा बहू ना दे सके वह प्यार अनजान बेटी और दामाद से उन्हें मिल रहा था और परवाह भी। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, पूरी तरह से निश्चित अपना जीवन जी रही थीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।